गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ ओके है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हम प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया जो है वो पढ़ रहे थे और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के सारे पर्वत, उनकी सबसे ऊंची चोटियां, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे पूर्वी घाट की। हेडिंग डालिएगा ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। अपना अपना हालचाल भी बता दीजिएगा भाई, सारे के सारे कैसे हो। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। पूर्वी घाट, घाट का मतलब क्या होता है बच्चों? घाट का मतलब होता है जल के साथ लगती जमीन के ऊपर फैले हुए पर्वत और उन पर्वतों का जो समूह होगा उसी को हम घाट बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पानी है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जमीन के ऊपर मेरे दोस्त जो यहाँ पर पहाड़ियां फैली होंगी, तो इन पहाड़ियों को हम पूर्वी घाट की पहाड़ियां बोलेंगे। यहां बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जमीन के ऊपर ये जो आपकी पहाड़ियां फैली होंगी, इन्हीं को हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है बच्चों, पूर्वी घाट कहां से स्टार्ट होगा? तो आपको पता होगा कि ये नीचे वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर बंगाल की खाड़ी के साथ लगते क्षेत्र में जो पहाड़ियां फैली होंगी वो मेरे दोस्त तमिलनाडु की पहाड़ियां कहलाएंगी। तमिलनाडु से ऊपर आपका कौन सा प्रदेश होगा? आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश के ऊपर बच्चों कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो पूर्वी घाट का जो विस्तार हम पढ़ेंगे वो तमिलनाडु में पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में पढ़ेंगे और उड़ीसा में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तमिलनाडु, बच्चों तमिलनाडु में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेवराय पहाड़ी। तो सबसे पहले एक पहाड़ी का नाम याद रखेंगे, सेवराय पहाड़ी। बच्चों सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट का हिस्सा होगी, और सेवराय पहाड़ी के ऊपर एक हिल स्टेशन आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम है येरकाड। आपसे पूछा जाएगा कि येरकाड नाम का हिल स्टेशन कौन से राज्य में है, या येरकाड हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी के ऊपर है। तो राज्य होगा तमिलनाडु और पहाड़ी होगी सेवराय पहाड़ी। हिल स्टेशन का मतलब होता है घूमने फिरने का स्थान, जहां छुट्टियां होने के बाद हम समय बिताने के लिए परिवार के साथ मेरे दोस्त चले जाते हैं, तो उसी पर्वतीय क्षेत्र को हम हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताइएगा कैसे हो सारे के सारे जवानों। उसके बाद बच्चों दूसरी जो पहाड़ी है उसका नाम है जावादी पहाड़ी। इसको हम जावादी हिल्स बोलेंगे। ठीक है, तो सेवराय की पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, इसके अलावा बेटा पंचमलाई पहाड़ी। पंचमलाई पहाड़ी। ठीक है, पंचमलाई पहाड़ी के बाद बेटा एक आपको याद रखना है
कौन सी पहाड़ी? सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, एक आपसे सिरुमलाई पहाड़ी पूछेगा, एक वरुसनाथ की पहाड़ी पूछेगा। तो ये 5 पहाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिरुमलाई, थोड़े से नाम आपको अटपटे लग सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु हमसे बहुत दूर स्थित राज्य है और वहां का बच्चों कल्चर हमसे अलग है, वहां के नाम हमसे अलग हैं, है ना। और एक पहाड़ी है वरुसनाथ। तो ये पांचों की पांचों पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन से घाट का हिस्सा मानी जाएंगी? पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाएंगी। ठीक है, पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाएंगी। मैप के ऊपर आप देखना चाहो तो यहां पर मेरे दोस्त आप मैप के ऊपर बोल देंगे कि ये सेवराय पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी है। सेवराय पहाड़ी के बाद बच्चों याद रखिएगा ये जावादी पहाड़ी है। तमिलनाडु राज्य है ये सारा का सारा। मेरे दोस्त हम बात करेंगे इसके ऊपर, आप याद रख लीजिएगा यहां पर पंचमलाई पहाड़ी, फिर याद रख लीजिएगा सिरुमलाई पहाड़ी, फिर याद रख लीजिएगा वरुसनाथ पहाड़ी। तो ये पांचों की पांचों पहाड़ी आपकी पूर्वी घाट का हिस्सा होगी तमिलनाडु राज्य में। बच्चों ये जो तमिलनाडु राज्य का तट होगा ना, इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेट होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी पहाड़ियां हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेट होगा पूर्वी घाट का वो आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां हम पढ़ेंगे? आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त एक पहाड़ी का नाम आपको पढ़ना है, पालकोंडा। पालकोंडा पहाड़ी आपसे पूछा जाएगा पालकोंडा पहाड़ी कौन से राज्य में है, तो हम बोल देंगे आंध्र प्रदेश में है। आपसे पूछा जाएगा पालकोंडा पहाड़ी कौन से घाट का पार्ट है, हम बोल देंगे ईस्टर्न घाट का पार्ट है। पालकोंडा के बाद बच्चों वैलीकोंडा, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी यहां? वैलीकोंडा पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो पालकोंडा के बाद वैलीकोंडा। वैलीकोंडा के बाद बच्चों तीसरे नंबर पे याद रखेंगे अरोमा कोंडा। कोंडा कोंडा चल रहा है ना, अरोमा कोंडा। तो किसी का मन करेगा कि हम बोल देते हैं एनाकोंडा, तो बेटा एनाकोंडा पहाड़ी का नाम नहीं, वो तो सांप का नाम है। जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा। तो बच्चों कोंडा से मिलती जुलती अपने आंध्र प्रदेश के अंदर पहाड़ियां हैं, पालकोंडा, वैलीकोंडा, अरोमा कोंडा। अरोमा कोंडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसकी जो हाइट है बच्चों वो 1680 मीटर है। 1680 मीटर है। और 1680 मीटर अरोमा कोंडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है बच्चों, ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक होगी ईस्टर्न घाट की। इसको हम बोल देंगे सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी। मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, तो फटाफट कमेंट में आप लोग छाप दीजिएगा
ये पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है बच्चों, जिसका नाम है अरोमाकोंडा। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा कि सर फिर पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है जिंदागढ़ा। उसका नाम क्या आएगा बेटा? जिंदागढ़ा। ठीक है, तो जिंदागढ़ा जो चोटी है, जिंदागढ़ा जो पहाड़ी है, ये आपकी ईस्टर्न घाट का ही पार्ट होगी आंध्र प्रदेश के अंदर। और आपसे पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है सर, तो इसकी हाइट है 1690 मीटर। कितने मीटर है मेरे दोस्त? 1690 मीटर। और 1690 मीटर ऊंची जिंदागढ़ा हाईएस्ट पीक होगी ईस्टर्न घाट की, तो इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपको 4 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जिसमें से एक को हमने बोला जिंदागढ़ा। और जिंदागढ़ा की हाइट आप ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, 1690 मीटर, ये हाईएस्ट पीक होगी। एक को हमने बोला अरोमाकोंडा। आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त स्थित अरोमाकोंडा, इसकी जो हाइट है वो है 1680 मीटर, 10 मीटर कम है ये जिंदागढ़ा से। एक है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी। और एक है मेरे दोस्त पालकोंडा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालकोंडा पहाड़ी। ठीक है ना सर जी, पश्चिमी घाट की कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है। बेटा कलसुबाई नहीं है, ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। कलसुबाई जो है ना, वो तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी अन्नामुदी। कौन सी होगी? अन्नामुदी, जो केरल राज्य के अंदर लोकेटेड है, और उसकी जो हाइट है वो 2695, 2695 मीटर मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है गगन मौर्य भाई, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उड़ीसा के अंदर। पूर्वी घाट के अंतर्गत जो उड़ीसा राज्य का हिस्सा आता है, तो बच्चों उस उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में कौन कौन से हमारे पहाड़ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बच्चों महेंद्रगिरी। ये आपका महेंद्रगिरी पर्वत है। कौन से राज्य में है ये सर? उड़ीसा राज्य में। और एक पहाड़ी है बच्चों यहां पर जिसका नाम है गडजात। गडजात हिल्स, ये भी कहाँ है मेरे दोस्त? ये भी सर उड़ीसा के अंदर है। तो आपसे कोई पूछ ले कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, आपसे कोई पूछ ले गडजात हिल्स कहाँ है, तो सभी बच्चों को बताना है कि सर ये जो है आपका उड़ीसा राज्य के अंदर है। ठीक है, एक पहाड़ी बच्चों आपको याद रखना है, इस पहाड़ी का नाम है देवमाली। देवमाली नाम की बच्चों पहाड़ी, ये उड़ीसा की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो उड़ीसा में पूर्वी घाट के अंतर्गत आपको इन 3 पहाड़ियों का नाम पता होना चाहिए। उड़ीसा राज्य, और कौन सा घाट है बेटा? पूर्वी घाट। उड़ीसा राज्य और पूर्वी घाट। यहां पर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य के अंदर एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, गडजात हिल्स याद रखेंगे।
गडजात हिल्स याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त याद रखेंगे आप महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। और एक याद रखेंगे देवमाली। देवमाली जो है बच्चों ये हाईएस्ट पीक होगी उड़ीसा की। इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। और इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 1672, 1672 मीटर। ठीक है ना। तो ये आपका पूर्वी घाट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। पश्चिमी घाट में आपको पिछली क्लास में कवर करा चुका था। पूर्वी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ही बच्चों पहाड़ियां या पर्वत जो हैं वो पढ़े जाते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं पश्चिम भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्त हम हिमालय पढ़ चुके, ट्रांस हिमालय पढ़ चुके और प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ चुके। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यहां पर वेस्टर्न डेजर्ट एरिया की। हेडिंग डालिएगा वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। इसको हम बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। बच्चों आपको पता होगा कि मरुस्थल का मतलब क्या होता है। मरुस्थल का मतलब होता है बंजर भूमि, जहां पर उत्पादन न के बराबर होता है। जहां पर उत्पादन न के बराबर हो बच्चों, ऐसी बंजर भूमि को हम मरुस्थल बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अपने भारत के अंदर मरुस्थल आपको कहां पर नजर आएगा। अपने भारत के अंदर बच्चों मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है ना, वो आपका ये वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी दिशा है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। तो भारत के पश्चिम के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों का जो जो हिस्सा जहां पर उत्पादन न के बराबर होगा, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं, डेजर्ट रीजन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल होगा वो आपका थार मरुस्थल होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल मेरे को बताइएगा, तो बेटा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, थार डेजर्ट होगा। थार डेजर्ट। और ये जो पश्चिम के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है इसी को तो हम थार मरुस्थल बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि इस मरुस्थल का नाम जो थार पड़ा वो किस कारण पड़ा है, तो इस मरुस्थल का जो नाम थार पड़ा है बच्चों, वो थारपारकर नाम की एक गाय की नस्ल है उसके नाम पर पड़ा है। थारपारकर एक गाय की नस्ल है बच्चों, और इस थारपारकर गाय की नस्ल के नाम पर नाम पड़ा है। ठीक है, तो थारपर गाय की नस्ल के नाम पर नाम पड़ा है थार डेजर्ट। ठीक है, कहीं तुम सोचो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी आती है थार, उसके नाम पर पड़ा है, उसके नाम पे नहीं पड़ा। ये बच्चों जो थार मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं, इसका जो विस्तार है अपने इंडिया के अंदर, बच्चों वो कौन कौन से स्टेट में होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका कौन सा स्टेट है, गुजरात।
तो ये गुजरात से शुरू हो जाता है। गुजरात से आगे क्या है बच्चों? राजस्थान। और राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा बच्चों ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हरियाणा, और हरियाणा से तुम आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा पंजाब। तो पंजाब तक ये थार का मरुस्थल जो है मेरे दोस्त वो फैला हुआ है। ठीक है ना बच्चों? इस थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा क्या होगा? एयर एरोजन होगा, वायु अपर्दन ज्यादा होगा यहां। वायु अपर्दन का मतलब है कि हवा के माध्यम से मिट्टी का कटना। तो यहां पर मिट्टी का जो कटाव होगा मेरे दोस्त वो हवा के माध्यम से होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एयर एरोजन, यानी कि वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वी नहीं है बेटा, ये आर ही है। मैं ऐसे आर लिखता हूं, तुम इसको वी मत समझो। ठीक है ना? अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे। मतलब तुम स्पेलिंग भी चेक करके चलते हो, फिर तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं तो आंसर के ऊपर कमांड करता हूँ भाई, हैं? तो तुम बड़े कमाल के बच्चे हो, बहादुर बच्चे हो, बड़े चालाक बच्चे हो। चलेगा। सर अरावली पे कुछ बोलिएगा। अरावली पे मेरे दोस्त अपने नवीन सर बहुत अच्छा बोल चुके हैं, और अरावली जो है उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पैसा पैसा काम नहीं आता। पैसा भी तभी काम आएगा जब हम पर्यावरण को बचाए रखेंगे अच्छे से। और पर्यावरण को बचाने में मेरे दोस्त राजस्थान के लोगों की एक तरीके से जो लाइफ लाइन है उसको हम अरावली के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अरावली के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक टिप्पणी आई है कि अरावली के अंतर्गत उन पहाड़ों को हम पहाड़ ही नहीं मानेंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से कम होगी। और आपको पता होगा जैसा अपना सिस्टम है, यहाँ 100 का मतलब 100 नहीं होता, यहाँ 100 का मतलब 200-300 भी हो जाता है। ठीक है, कि 200-300 वाले पहाड़ों को भी साथ में ही लपेट देंगे फिर पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग। तो अरावली को लेकर सारे का सारा जो देश है वो एक है, और अरावली को बचाया जाएगा जब समूह जागरूक होगा, बड़ी भीड़ जागरूक होगी। तो बच्चों जागरूकता जो है वो चीज़ों को बचा लेती है। तो हम कितना जागरूक कर पाते हैं बाकी लोगों को, ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो हम थार डेजर्ट को पढ़ रहे हैं, थार मरुस्थल को। तो बच्चों यहाँ पर इतनी सी बातें ही ध्यान रखनी है। थार मरुस्थल के अंदर वेजिटेशन कोई ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं, वनस्पति न के बराबर होती है। सूखी झाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी थार मरुस्थल के अंतर्गत एक जिला आता है बच्चों, जैसलमेर। जैसलमेर तो आप लोगों ने सुना होगा ना? बिल्कुल सुना है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है जैसलमेर। राजस्थान का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। राजा जैसल सिंह के द्वारा इसे बसाया गया था, इसीलिए इसे जैसलमेर बोलते हैं। और बच्चों ये जैसलमेर जो है ना, ये भारत के अंदर लेह के बाद दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, तो जैसलमेर जो राजस्थान का जिला है, थार डेजर्ट में आता है। तो बच्चों ये भारत का दूसरा सबसे कम वर्षा वाला जिला। और यदि मैं अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर चर्चा करूं तो बच्चों ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कच्छ लेह के बाद जैसलमेर का ही नाम आता है। यदि मैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया डिस्कस करता हूं, क्षेत्रफल के आधार पे, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है जैसलमेर। ठीक है ना?
यहां तक चीजें क्लियर हुई, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी थार डेजर्ट में कुछ नहीं है पढ़ने को, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त उत्पादन कुछ होता नहीं है। जब कुछ होता नहीं है तो यहां से क्वेश्चन फिर ज्यादा बनते भी हमारे नहीं है। चलेगा। अब हम बात करेंगे बेटा यहां पर हमारा जो लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद फिर हम नदियां वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपने भारत की सारी नदियां हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट ना बोलकर बल्कि एक और पार्ट हमारा बचता है, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, है ना। मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चौथा पार्ट है भारत के भौगोलिक स्वरूप का, ये चौथा पार्ट है और इसका नाम होगा तटीय मैदान व द्वीप समूह। मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ने के बाद तटीय मैदान व द्वीप समूह, इंग्लिश में बोलेंगे कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तट का मतलब क्या होता है। बेटा तट का मतलब होता है पानी के साथ लगता क्षेत्र। और भारत के अंदर पानी मेरे दोस्त आपको पता होगा कि गुजरात राज्य से शुरू होकर नीचे कन्याकुमारी तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेरे दोस्त ये पानी आपका अरब सागर है। फिर मेरे दोस्त तमिलनाडु से लेके ऊपर पश्चिम बंगाल तक बंगाल की खाड़ी का आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो इस पानी के साथ लगता हमारा जो जमीनी हिस्सा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे, कोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोस्ट बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, यानी कि तटीय रेखा। जल के साथ लगती जो बच्चों सीमा होगी उसको हम कौन सी सीमा बोलेंगे, तटीय सीमा बोलेंगे, कोस्टल बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका अरब सागर है। और मेरे दोस्त राइट हैंड साइड के अंदर जो पानी है इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हमारा राज्य है गुजरात। और यहां पर मेरे दोस्त जो पानी राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी का ऊपर की तरफ लास्ट में लगेगा वो पश्चिम बंगाल के साथ लगेगा, पश्चिम बंगाल के साथ लगेगा। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कि ये वाली जो खाड़ी है ना, ये वाली खाड़ी, इस खाड़ी को हम बोलते हैं कच्छ खाड़ी। आपने कच्छ जिला सुना होगा, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त कच्छ के पास का जो पानी है उसको कच्छ खाड़ी बोलते हैं। और ये वाली जो खाड़ी है ना, ये वाली खाड़ी, इसको हम बोलते हैं खंबात खाड़ी। कौन सी खाड़ी, खंबात खाड़ी। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारा बच्चों बाग है इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी का जो एक पुराना नाम है वो भी हमने पढ़ा, केप केमोरिन। और ये भी आप अच्छे से जानते होंगे ये कौन से राज्य का पार्ट है, तमिलनाडु राज्य का ये पार्ट है। तो राज्य कौन सा होगा मेरे दोस्त, तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो जब दो साइड हमारा जल लगता है भारत के, तो बच्चों राइट हैंड साइड हमारा एक तट होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक तट होगा। राइट हैंड साइड को पूर्व बोलते हैं तो ये पूर्वी तट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड को हम पश्चिम बोलते हैं तो ये पश्चिमी तट होगा। तो जो तटीय मैदान होंगे उनको हम भारत के अंदर दो तरीके से पढ़ते हैं। एक आपका होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। और एक आपका होगा पूर्वी तटीय मैदान। बंगाल की खाड़ी के साथ लगता जो मैदान होगा उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देंगे। अरब सागर के साथ लगता जो मैदान होगा उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देंगे। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे किसकी,
सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान की, सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान की, पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर सबसे पहला जो तट होगा बच्चों वो किस नाम से जाना जाएगा? मैंने आपको बताया कि ये आपकी कौन सी खाड़ी है? ये आपकी कौन सी खाड़ी है? कच्छ खाड़ी। कच्छ खाड़ी से लेके खंबात की खाड़ी तक मेरे दोस्त ये आपका जो तट होगा, ठीक है, इस तट को हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसको हम क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। तो नोट कर लेना मेरे दोस्त, पहला तट आ चुका है काठियावाड़ तट। तो पहले तट को हम क्या बोलेंगे? काठियावाड़ तट बोलेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि काठियावाड़ जो तट है वो कौन से राज्य में है? तो आप जानते हैं कि कच्छ की खाड़ी भी गुजरात को टच करती है और खंबात की खाड़ी भी। तो ये काठियावाड़ तट कौन से राज्य का होगा? गुजरात राज्य का। तो गुजरात राज्य के तट को हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। और आपसे ये पूछ ले कि ये कौन सी दो खाड़ी के बीच का तट है, तो हम बोलेंगे कच्छ व खंबात की खाड़ी। के बीच का तट, कोस्ट इन बिटवीन कच्छ एंड खंबात। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार बताइएगा, ठीक है ना? हाँ, इसको बोलते हैं समझाना। जहां पर चीज समझाने की आएगी उसको हम समझ के चलेंगे, जिसका नाम ही याद रखना होगा। अब जिंदागढ़ा चोटी को क्या समझाना? जिंदागढ़ा चोटी का हमें पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसकी हाइट 1690 मीटर है ना? जिंदागढ़ा चोटी जो है वो अराकू घाटी के अंदर है। अब यहां से एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया कि जिंदागढ़ा चोटी आंध्र प्रदेश के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी घाटी के अंदर है, तो बेटा ये आपकी, हम कौन सी घाटी में बोल देंगे? अराकू घाटी के अंदर बोल देंगे, ठीक है? कौन सी घाटी के अंदर बेटा? अराकू घाटी के अंदर सर हम इसको बोल देंगे। ठीक है, काठियावाड़ तट के बाद हम बात करेंगे दूसरा तट कौन सा होगा। बच्चों ये हम यहां तक आ चुके हैं, गुजरात। ये गुजरात यहां पर मेरे दोस्त खत्म हो जाता है, महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है? तो महाराष्ट्र से लेके, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेके ये आपका गोवा है। थोड़ा ऊपर वो लिख देते हैं गोवा यहां। तो मेरे दोस्त इसको हम बोलते हैं गोवा और इसको हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र। एम एच से डिनोट कर रहा हूं महाराष्ट्र। तो बेटा महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का ये जो तट होगा, ठीक है, इस तट को हम क्या बोलते हैं? इस तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। यहां लिख रहा हूं कोंकण। कौन सा तट होगा ये? कोंकण तट होगा। तो काठियावाड़ तट के ठीक नीचे दूसरा जो तट होगा बच्चों, कोंकण तट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कौन से दो राज्यों के बीच है, तो हम लोग बता देंगे कि महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का तट। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो तट होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? आपका कोंकण तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी? कोंकण तट कहलाएगा। दो तट याद हुए? बिल्कुल याद हुए। ठीक है, अब गोवा से अपने को चलना है कहां पर? यहां पर, यहां पर है बेटा मैंगलोर। मैंगलोर बैंगलोर, ठीक है, कर्नाटक के शहर हैं दोनों के दोनों। मैंगलोर बैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह भी पढ़ेंगे, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोवा से लेके मैंगलोर तक यदि हम चलेंगे समुद्र के साथ लगते लगते, तो मेरे दोस्त ये वाला जो आपका कोस्ट होगा,
इस तट को हम क्या बोलेंगे सर? इस तट को हम बोल देंगे कौन सा तट? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? कन्नड़ भाषा। तो यहां पर तीसरे नंबर पे कोंकण के बाद आ जाता है कौन सा तट? कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट आपका कौन सा होगा बच्चों? कर्नाटक राज्य का तट होगा। इसका विस्तार सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में होगा। तो कर्नाटक राज्य के तट को हमने कन्नड़ तट बोल दिया, तो कन्नड़ तट का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक पढ़ते हैं हमें? गोवा से लेकर मैंगलोर तक। गोवा से लेके मैंगलोर तक का जो तट होगा उसको हम बोल देते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। और बच्चों इससे आगे का जो सारा का सारा तट होगा ना, ये वाला मैंगलोर से लेके आगे, ठीक है, इस तट को हम बच्चों बोलते हैं मालाबार। इसको हम कौन सा कोस्ट बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 4 नंबर पे मालाबार कोस्ट। और मालाबार जो कोस्ट है बेटा, ये कहां से लेकर कहां तक होगा? ये तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो यहां जल के साथ लगता कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा एरिया बच्चों इस मालाबार कोस्ट में काउंट होता है? तो आप बोलेंगे यहां सबसे ज्यादा एरिया है केरल राज्य का। तो बेटा केरल राज्य के तट को, कोस्ट ऑफ केरला इज कॉल्ड मालाबार। तो केरल राज्य का जो तट होगा वो क्या कहलाएगा? मालाबार तट कहलाएगा। बताएगा एक बार फटाफट। केरल राज्य का ये क्या होगा बेटा? तट होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। और इस केरल राज्य के मालाबार तट के ऊपर हमें छोटे छोटे पानी के गड्ढे नजर आते हैं। और ये पानी के गड्ढे अरब सागर के खारे पानी से बने हुए हैं। और खारे पानी के ये छोटे छोटे जो गड्ढे हैं मेरे दोस्त, इन गड्ढों को कहा जाता है लैगून। और यहां पर लैगूनों के बड़े बड़े समूह आपको देखने को मिलते हैं। और लैगूनों के समूह को हम बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि जो मालाबार कोस्ट हम पढ़ रहे हैं, यहां पर मालाबार जो तट हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो इस मालाबार तट के ऊपर हमें लैगूनों का समूह नजर आएगा। लैगून, लैगून का मतलब क्या होता है? खारे पानी से बनी झीलें लैगून कहलाती हैं। और खारे पानी से बनी छोटी छोटी झीलों को यदि हम बोलते हैं लैगून, तो लैगूनों का जो समूह है बच्चों उसे कहा जाता है कयाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कयाल कौन से तट पर देखे जाते हैं? तो आप बोलेंगे कयाल मालाबार तट पर देखे जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भाई आशुतोष, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे दिमाग विकसित होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी शायद दिमाग विकसित नहीं हुआ होगा आपका, तो बेटा टाइम लगता है। अब मान के चलिएगा एपीजे अब्दुल कलाम वाला दिमाग एकदम हमारे अंदर कैसे फिट हो जाएगा? धीरे धीरे होगी ना चीजें। हाँ, तो धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे सारी की सारी चीजें आएंगी। सारी की सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो।
सर जी कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बेटा कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के क्या करेगा? कूदने का मन है क्या कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के? भाई इतिहास में पूछा जाता है कुतुब मीनार यार। अब कुतुब मीनार मैंने थोड़ी बनाया है कि मैं उसकी ऊंचाई बता दूंगा तेरे को। हैं? ज्योग्राफी में कुतुब मीनार कौन पूछता है? या तेरे को कूदना है कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के? चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तो बच्चों हमने पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदानों की, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। हाँ तो पारुल मैडम से पूछा करो तुम कुतुब मीनार, पारुल मैडम ही पढ़ा रही होंगी ना हिस्ट्री आपको। तो अब हम यहां पर बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदानों की। तो मेरे दोस्त पूर्वी तटीय मैदान कहां से स्टार्ट होंगे? बंगाल की खाड़ी के साथ लगता मैदान आपका पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा, और इसका जो विस्तार शुरू होगा वो कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से बच्चों हल्दिया बंदरगाह तक, हल्दिया पोर्ट तक। और हल्दिया पोर्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है मेरे दोस्त, यहां कन्याकुमारी है। ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त एक नदी डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को हम बोलते हैं कृष्णा रिवर डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा। इसको हम बोलते हैं कृष्णा नदी डेल्टा। कृष्णा नदी के ठीक ऊपर यहां पर एक और नदी डेल्टा बनाती है। इसको बेटा कहा जाता है गोदावरी नदी डेल्टा। ठीक है, और यहां पर आपकी एक बंदरगाह है, इसको हम बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह। इसको हम क्या बोल देंगे? हल्दिया बंदरगाह बोल देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक का ये जो तट आपका होगा, ठीक है, इस तट को बेटा कहा जाता है कोरोमंडल। इसको कौन सा तट हम बोल देंगे? इसको कोरोमंडल तट बोल देंगे। कोरोमंडल तट बोल देंगे, ठीक है। कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक का जो ये बच्चों बंगाल की खाड़ी के साथ लगता क्षेत्र होगा हमारा, इस तट को हम बोलते हैं कौन सा तट? गोलकुंडा तट। गोलकुंडा बोल सकते हैं इसको, या आंध्रा तट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका आंध्र प्रदेश में ज्यादा विस्तार है। आंध्रा तट। और गोदावरी नदी से ऊपर ये वाला जो तट है बेटा, इसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट हम बोलते हैं। अन्नू बेटा जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ ले यार, ठीक है ना? हाँ उसको पढ़ ले, ठीक है ना?
जहां से तुम बोल रहे होगे वो भी मेरे को पता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ ले, ठीक है ना। हाँ, जो बता रहा हूं ना उसको आप, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा जैसे मैथ के अंदर हम डेल्टा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम डेल्टा पढ़ते हैं, तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है बेटा, ऐसे होती है, या हम ऐसे बोल देंगे त्रिभुजाकार। तो नदियों के जल के द्वारा जो अवसाद बहा के लेके आया जाता है, खाड़ी या समुद्र में गिरने से पहले नदी के द्वारा वो सेडिमेंट, वो अवसाद बीच रास्ते में जो जमा कर दिया जाएगा, और बीच रास्ते में जमा किया गया वो सेडिमेंट, बच्चों सेडिमेंट से बना हुआ क्षेत्र जो इस तरीके की आकृति का होता है, इस आकृति वाले मैदान को हम डेल्टाई मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टाई मैदान हम उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कन्याकुमारी से हल्दिया बंदरगाह तक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है बेटा। हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विस्तार सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है। तो इसको कहा जाता है कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही इसका विस्तार ज्यादा है। तो तमिलनाडु राज्य का तट ही कोरोमंडल कहलाता है। तमिलनाडु राज्य का तट, ठीक है बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सर्दियों का मानसून है, जो सर्दियों में बारिश करेगा, इस सर्दियों के मानसून को बच्चों हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, NW मानसून, NE मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना, वो आपकी इसी कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्दियों के मानसून से या लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, कौन से तट पे, कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट कौन से राज्य के तट को बोलते हैं, तमिलनाडु राज्य के तट को हम बोलते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट के बाद बेटा हम बात करेंगे, वो है आपका गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि गोलकुंडा तट का जो विस्तार है वो कौन सी दो नदी के डेल्टाओं के बीच है, तो आप बोलेंगे कृष्णा रिवर डेल्टा। डेल्टा को इंग्लिश में डेल्टा ही बोलते हैं, ठीक है, कृष्णा नदी डेल्टा। और जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, गोदावरी नदी डेल्टा। तो कृष्णा रिवर डेल्टा और गोदावरी रिवर डेल्टा के बीच आपका बच्चों गोलकुंडा तट है। और इस गोलकुंडा तट का जो विस्तार है बेटा वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और गोदावरी नदी भी बच्चों आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे कि गोदावरी नदी डेल्टा से लेके हल्दिया बंदरगाह तक का जो तट होगा वो आपका मेरे दोस्त उत्तरी सरकार तट कहलाएगा, उत्तरी सरकार तट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे दोस्त हमने 4 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं।
और चौथा जो पार्ट है हमारा द्वीप समूह, इन द्वीपों को हम मेरे दोस्त कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द्वीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड, जिसे हम टापू बोलते हैं, यानी कि कोई भी छोटा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो उसी को हम द्वीप बोलते हैं। या जल के बीचों बीच ऊपर की तरफ उभरा हुआ सथल जो भाग होगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं आइलैंड यानी कि द्वीप। तो हम बात करेंगे कि भारत में टोटल द्वीप कितने हैं, भारत के इन द्वीपों को कितने ग्रुप के अंदर रखा गया है, आइलैंड ग्रुप इंडिया में कितने हैं, और ये जो द्वीप हैं इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कल की क्लास में हम डिस्कस मेरे दोस्त करेंगे, ठीक है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेटा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यदि नहीं पता तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये तो तुम 5th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि माउंट एवरेस्ट है, जिसको चोटी संख्या नंबर 15 पहले कहा जाता था, है ना। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। आपका दिन शुभ हो और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है। चलेगा, थैंक यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उत्तरी सरकार ही बोलेंगे बेटा इसको। हाँ, कहीं आप बोलो कि नॉर्दर्न गवर्नमेंट बोल दो इसको, ठीक है। उत्तरी सरकार को उत्तरी सरकार ही बोलेंगे मेरे दोस्त।